नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, जयंती विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम प्रसव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रसव की परिभाषा, हेतु, काल, सूतिकागार निर्माण और सूतिकागार संग्रहणीय द्रव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रसव परिभाषा की बात करते हैं। जो प्रसव वर्ड है वह शून्य धातु में प्र उपसर्ग लगने से बना है, जिसका अर्थ जन्म से लिया जाता है। आचार्य चरक ने शारीर स्थान के 6 अध्याय में कहा है कि सच उपस्थित काले जन्मने, यानी वह गर्भ जन्म के उपस्थित काल में प्रसूति मारुति योगात, प्रसूति मारुत के योग से परिवर्त्य वाक शिरा, परिवर्तित होकर नीचे की ओर सिर करके निष्क्रमत्य अपत्य पतेन, अपत्य पद से निष्क्रमित होता है। ईशाम प्रकृति, यह प्रकृति है। विकृति पुनः अतो अन्यथा, और इसके अलावा जो भी है वह विकृति है। परम तु तत् स्वतंत्र वर्तिर भवति, उसके बाद वह गर्भ जो है वो स्वतंत्र वर्ती वाला हो जाता है, यानी माता पर निर्भर नहीं रहता। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि जन्म काल उपस्थित हो जाने पर वह गर्भ प्रसूति मारुत के योग से घूमकर नीचे की ओर सिर करके अपत्य पद से निकलता है, यही प्रसव है। अष्टांग संग्रह ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, एवं जठरस्थो गर्भो जन्म काले तो प्रसूति मारुत योगात परिवर्त्य वाकशिरा निष्क्रमत्य अनुच अपरा च्युता मात्र हृदयात, ऐसाम प्रकृति विकृतिरथो अन्यथा, यानी जठरस्थ गर्भ जो है वो जन्म काल में प्रसूति मारुत के योग से घूमकर परिवर्तित होकर नीचे की ओर सिर करके अपत्य पद से निकलता है, और उसके बाद अनु यानी बाद में अपराच्युता मात्र हृदयात, मात्र हृदय से अपराच्युत होती है, यही प्रकृति है। बाकी विकृति में आते हैं। तो गर्भ मोचन, गर्भ मुक्ति, गर्भ त्याग, प्रसव, डिलीवरी, पार्चुरेशन आदि प्रसव के और लेबर के पर्याय हैं। अब हम प्रसव काल की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने कहा है, तस्मिन एक दिवस अतिक्रांतेर अपि नवम मासम उपादाय प्रसव कालम मित्याहुर आदसमान मासात एसाम एतवान प्रसव कालम, यानी नवम 8वें मास के बाद, तस्मिन एक दिवसे अतिक्रांतेर अपि, 8वें मास के बाद एक दिवस भी अतिक्रांत हो जाने पर नवम मास से लेकर 10 मास तक प्रसव काल माना जाता है। यह जो प्रसव काल है वो नॉर्मल है। वैकारिकम मतम परम कुक्षावस्थानम गर्भस्य, इसके बाद यानी 9वें और 10वें मास के बाद यदि गर्भ कुक्षी में रहता है तो वह वैकारिक माना जाएगा, यानी पोस्ट टर्म कंडीशन होगी। आचार्य सुश्रुत ने प्रसव का काल बताते हुए कहा है, नवम दशम एकादश द्वादशम अन्यतम अस्मिन् जायते अथो अन्यथा विकारी भवति, यानी प्रसव जो है वो 9वें, 10वें, 11वें और 12वें मास में होना चाहिए। अगर इसके बाद होता है तो वह विकारिक होगा। ये टेबल विभिन्न आचार्यों के द्वारा बताए गए प्रसव काल को शो कर रहा है। आचार्य चरक ने, जैसा कि मैंने बताया पिछली स्लाइड में, 9वां और 10वां महीना प्रसव काल के लिए बताया है। सुश्रुत ने 9वें से 12वें मंथ तक प्रसव काल कहा है। वाग्भट्ट ने भी 9वें से 12वें मंथ तक प्रसव काल बताया है, यानी संवत्सर या वर्ष वाग्भट्ट ने कहा है प्रसव काल के लिए। काश्यप ने कहा है 10 मासम गर्भवासम, यानी 10 मास तक गर्भवास रहता है, बाद में प्रसव हो जाता है। हारित ने 10वां और 11वां मास प्रसव काल के लिए उचित बताया है। भाव प्रकाश ने सुश्रुत की तरह ही 9वें से लेकर 12वें मास तक प्रसव काल बताया है। मॉडर्न साइंस में देखें तो जो प्रसव काल है वो मीन्स नॉर्मल लेबर का जो पीरियड है वो 280 डेज होता है, या फिर 40 वीक्स या
10 लूनर मंथ या 9 मंथ प्लस 7 कैलेंडर डेज माना जाता है। यहाँ पर जो आचार्य सुश्रुत ने 9 से 12वां मास बताया है, इस पे चक्रपाणी टीका ने कहा है कि 9वां और 10वां मास सबसे उचित माना गया है, लेकिन 11वें और 12वें मास में गर्भ में अत्यल्प दोष होने के कारण उसको भी प्रसव काल मान सकते हैं। यहाँ पर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो 10वां मास, क्योंकि पहले चंद्र मास काउंट होते थे और वो 28 दिन के होते थे, इसलिए 10 मास यहाँ पर 40 वीक्स के इक्वल होंगे। ड्यूरेशन ऑफ लेबर की बात करें तो आयुर्वेद में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि लेबर का इतना ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसा कि मॉडर्न में बताया है कि जो लेबर का ड्यूरेशन है वो लगभग 14 to 18 आवर्स होना चाहिए, तो वैसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन विलंबित प्रसव और गर्भसंग इनके ट्रीटमेंट जरूर बताए हैं। ऐसे एक बंध्या कल्प द्रुम पुस्तक है, उसमें मेंशन किया गया है ड्यूरेशन लेबर का 4 से 5 प्रहर, जो कि 12 से 15 घंटे के बराबर होता है। अब हम प्रसव हेतु की बात करते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने इसके हेतु बताए हैं निदान 8 में, और कहा है कालस्य परिणामेन मुक्तम वृंताद्यता फलम प्रप्रद्यते स्वभावे नान्यता पतितो ध्रुवम। काल के परिणाम से जिस प्रकार फल अपने व्रंत से मुक्त होता है स्वभाव के कारण, अन्यथा नहीं होगा। यदि स्वभाव उसमें कारण नहीं होगा तो वह अपने व्रंत से मुक्त नहीं होगा। इसी प्रकार काल के प्रकर्ष के कारण गर्भ जो है वो नाड़ी बंधन से विमुक्त होकर गर्भाशयस्थ गर्भ जो है वो प्रजनन के लिए उद्यत होता है। यानी प्रसव का हेतु यहाँ पर क्या हो गया, काल प्रकृष या स्वभाव। तो अपन अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग देखें तो आचार्य सुश्रुत ने काल प्रकर्ष, नाड़ी बंध मुक्ति और स्वभाव जो है वो प्रसव में हेतु बताए हैं। गर्भ संपूर्णता आचार्य भेल ने बताई है कि जब गर्भ में संपूर्णता आ जाती है तो गर्भ प्रसव की तरफ उद्यत होता है, और गर्भवास वैराग्य प्रसव के हेतु हारित ने बताया है ये। अब हम सूतिकागार निर्माण की बात करते हैं, तो आचार्य चरक ने सूतिकागार निर्माण का वर्णन करते हुए कहा है प्राक चेवाश्य नवमान मासात, यानी सूतिकागार का निर्माण जो है वो नवम मास से पूर्व ही कर देना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो भूमि है वह अपहृतम अस्थि सर्करा कपाले देसे प्रशस्त रूप रसगंधाया भूमो, यानी जो भूमि है वो अस्थि सर्करा कपाल आदि से अपहृत हो यानी रहित हो, या अगर है तो उनको निकाल दिया गया हो, और प्रशस्त रूप रसगंध युक्त भूमि होनी चाहिए, यानी वहां पर सुंदर दर्शनीय भूमि हो, वहां पर सुगंधित वृक्ष हो, और वृक्ष आदि से उत्पन्न मतलब जो रस वाली पृथ्वी में वृक्षादि की उत्पत्ति अच्छे से हो, ऐसी भूमि होनी चाहिए। फिर आचार्य चरक ने कहा कि उसमें जो द्वार है वो प्राग द्वारम उदक द्वारम, यानी पूर्व या उत्तर की तरफ उसका सूतिकागार का द्वार होना चाहिए। ये शायद इसलिए बताया होगा कि पूर्व में जो है वो सूर्य की किरणें अच्छे से सूतिकागार में प्रवेश करेगी, और उत्तर की तरफ से एयर वेंटिलेशन अच्छे से होगा, इसलिए जो उसका गेट है वो पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। फिर
आचार्य चरक ने कहा कि जो सूतिकागार है वो काष्ठ से निर्मित होना चाहिए, और काष्ठ में भी बिल्व, तिंदुक, इंगुदी, भल्लातक, वरुण और खदिर आदि से निर्मित होनी चाहिए। आचार्यों ने काष्ठ से सूतिकागार बनाने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि काष्ठ जो है वो इजीली उस टाइम अवेलेबल होती थी, और काष्ठ में थर्मोस्टेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी बाहर के वातावरण और टेम्परेचर से उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, और एक बार कार्य हो जाने के बाद उसको इजीली रिमूव भी किया जा सके, इसलिए काष्ठ से सूतिकागार बनाने के लिए कहा होगा। फिर आचार्य चरक ने कहा कि सूतिकागार में वसन, आलेपन, आच्छादन, अपिधान आदि से संपदुपेतम आदि से संपद होना चाहिए, यानी वसन यानी स्टेरलाइज्ड गाउन्स होने चाहिए सूतिकागार में, लेपन यानी गोबर आदि से निर्मित दीवारें होनी चाहिए, मतलब दीवारें जो है वो विसंक्रमित हो जाए, कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, प्रॉपर आच्छादन होना चाहिए, यानी जो छत है वह ढकी हुई होनी चाहिए, और अपिधान युक्त होना चाहिए। अपिधान यानी कपाट, यानी जो दीवारें, खिड़की, दरवाजे हैं वहां पर प्रॉपर पर्दे वगैरह लगे होने चाहिए, जिससे प्राइवेसी मेंटेन हो सके। और वास्तु विद्या के अकॉर्डिंग अग्नि, सलिल और उल्लूखल, वर्च स्थान, स्नान स्थान और महानस होने चाहिए, जो कि सभी ऋतु में सुखकारक हो। मतलब सूतिकागार में आचार्य चरक ने अग्नि का स्थान भी बताया और जल का स्थान भी बताया, वहां पर उल्लूखल कहाँ रखनी है, किस तरफ स्नानघर होना चाहिए, किस तरफ वर्च स्थान यानी शौचालय होना चाहिए, और किस तरफ रसोई होनी चाहिए, इसका भी वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टागार कह के बताया है। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, और आचार्य सुश्रुत ने वर्ण के अकॉर्डिंग भूमि और वर्ण के अकॉर्डिंग ही कास्ट को चूज करने को कहा है, और कहा है कि ब्राह्मण में श्वेत वर्ण की भूमि चूज करनी चाहिए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण की कर्मशः भूमि लेनी चाहिए, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में कर्मशः बिल्व, न्योग्रो, तिंदुक और भल्लातक से सूतिकागार का निर्माण करना चाहिए। और इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने जो सूतिकागार का द्वार है वो पूर्व या दक्षिण की तरफ बताया है रखने के लिए, और इसका मेजरमेंट भी बताते हुए कहा है कि जो सूतिकागार है वो अष्टहस्त आयत होना चाहिए और चतुर्हस्त विस्तृत होना चाहिए। ये जो अष्टहस्त आयत और चतुर्हस्त विस्तृत प्रमाण बताया है वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा लगता है, तो ये हो सकता है ओनली डिलीवरी वाला प्लेस हो, ना कि पूरा सूतिकागार हो। और आचार्य सुश्रुत ने इसके अलावा ये भी कहा है कि वहाँ रक्षा और मंगल कर्म के द्रव्यों को भी रखना चाहिए। तो इस तरह से हम सूतिकागार निर्माण में इसको बांट सकते हैं। देश कैसा होना चाहिए, द्वार किधर होना चाहिए, निर्माण कब करना चाहिए, कितना प्रमाण होना चाहिए, निर्माण में क्या क्या सामग्री यूज करनी चाहिए, और विधि क्या क्या होनी चाहिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ। अब सूतिकागार संग्रहणीय द्रव्य। तो आचार्य चरक ने सूतिकागार में सर्पी, तेल, मधु, सैंधव, सोवर्चल लवण, बिड लवण, सैंधव लवण, विडंग, कुष्ठ, किलिम, नागर, पिपली, पिपली मूल, हस्ती पिपली, मंडुक पर्णी, लांगली, वचा, चव्य, चित्रक, चीरबिल्व, हिंगू, सरसप, लहसुन, कत्तक, कणकणिका और
बलवस, भुर्ज, कुल्लथ, मेरे, सुरा, आसव आदि को रखने के लिए कहा है। इनमें जो द्रव्य बताए हैं जैसे सर्पी, तेल, मधु आदि, लवण आदि और पंचकोल आदि, ये सभी ये अगर सुखपूर्वक डिलीवरी हुई है तो प्रसव के बाद सूतिका में देने के लिए काम में आएगी, या फिर अगर जो प्रसव है वो प्रसव के टाइम में गर्भ संग हो गया या अप्रसंग हो गया या फिर गर्भ अवाक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में इन द्रव्यों का यूज किया जाता है। जैसे ये जो भुर्ज है या फिर बिल्वज है, इनका कुल्लत है, इनका प्रयोग, और सुरा, आसव आदि का प्रयोग, सुरा आसव को पंचकोल के साथ या फिर पिप्पली आदि चूर्ण को सुरा के साथ अप्रासंग में लेने के लिए कहा है। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं वो प्रसव को मेंटेन करने के लिए रखने के लिए कहा है। इसके अलावा तथा अश्मनो दो पत्थर रखने चाहिए ताकि जात मात्र परिचर्या में जब शिशु के कान में इन पत्थरों को बजाना चाहिए, जिससे जो शिशु में प्राण प्रत्यागमन हो सके। इसी तरह मूसल और 2 उल्लूखल होने चाहिए ताकि अगर लिवर में कहीं भी डिले हो तो उल्लूखल और मूसल का प्रयोग करके गर्भिणी धान्य कुट्टन कर सके और गर्भ अवाक हो जाए। खर और वर्षभ रखने के लिए कहा है। इसी प्रकार 2 तीक्ष्ण सूची पिप्पलक जो कि स्वर्ण और रजत से बनी हुई है वो रखने के लिए कहा है ताकि स्टिच कर सके, और तीक्ष्ण अयस्क से बने हुए शस्त्रों को रखने के लिए कहा है। इसी तरह 2 बिल्व के बने हुए पलंग या फिर तिंदुक और इंगुदी की कास्ट का अग्नि संरक्षण होना चाहिए ताकि प्रॉपर हीट भी मिल सके, और क्योंकि उस टाइम अग्नि जलाने के साधन नहीं थे तो लगातार अग्नि जलती रहे, जब भी जरूरत हो तो काम में आ सके। और वहां पर बहुत सारी स्त्रियां होनी चाहिए जो कि सौहार्द हो, सतत सेवा में अनुरक्त हो, या कुशल हो, मतलब स्किल्ड हो, और जिनको अनुभव हो डिलीवरी कराने का, और जो क्लेश सहन कर रही है स्त्री उसको विषाद उत्पन्न न होने दे, ऐसी स्त्रियां वहां पर होनी चाहिए। So thank you for listening me. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries related to this session, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.